चलिए शुरुआत करते हैं प्रभात खबर से। अब पर्यावरण की बड़ी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। आज की रिपोर्ट कहती है कि भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश बन गया है और हर साल जंगल बढ़ाने की रफ्तार में भारत तीसरे स्थान पर है। यह आकलन संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 पर आधारित है। सरल शब्दों में रिपोर्ट बताती है कि भारत का हरा नक्शा लगातार फैल रहा है और उसकी गति भी स्थिर बनी हुई है। अब इसे आमजन की भाषा में खोलते हैं। वन क्षेत्र का सीधा अर्थ है वह जमीन जहां पेड़ों और जंगलों का स्थायी आवरण मौजूद है, यानी कि फॉरेस्ट कवर। FAO बताता है कि दुनिया की कुल भूमि का लगभग 1/3 हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। इसी तस्वीर में भारत की स्थिति मजबूत हुई है क्योंकि यहां हर वर्ष नया हरा आवरण जुड़ रहा है, यानी कि एनुअल नेट फॉरेस्ट गेन। एशिया इस बढ़त का इंजन बना है और इसमें भारत तथा चीन की भूमिका निर्णायक रही है, यानी कि एशिया इज द ग्रोथ इंजन। यह बढ़त आई कैसे, इसे भी समझना जरूरी है। सरकार की योजनाओं के साथ साथ समाज की भागीदारी बढ़ी है, जिसे सामाजिक वानिकी कहा जाता है, यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री। स्कूलों, पंचायतों, संस्थानों और शहरों के खुले इलाकों में पौधरोपण बढ़ा है और नदियों के किनारे तथा रिक्त पड़ी जमीन पर भी हरियाली लौट रही है, यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इन प्लांटेशन एंड प्रोटेक्शन। यही कारण है कि नए पेड़ केवल गिने नहीं जा रहे, बल्कि कई जगह परिदृश्य बदल भी रहे हैं। लेकिन जंगल बढ़ाने का मतलब केवल पौधे लगाना नहीं होता। इसे पूरा वाक्य में समझ लें। असली काम पौधों को बचाकर बड़ा करना है, यानी कि फ्रॉम प्लांटेशन टू सर्वाइवल एंड ग्रोथ। इसलिए रोपाई के बाद पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ती है, आग से सुरक्षा की तैयारी रखनी पड़ती है, अनियंत्रित चराई और अवैध कटान पर रोक जरूरी होती है और निगरानी का एक नियमित तंत्र चाहिए, यानी कि इरिगेशन, फायर सेफ्टी, ग्रेजिंग कंट्रोल, एंटी फेलिंग एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग। साथ ही एक ही किस्म के पेड़ हर जगह लगा देने से बचना चाहिए, क्योंकि विविधता से ही असली जंगल फलता फूलता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी बिल्ड्स रिजिलियंट फॉरेस्ट्स। अब लाभ पूरी तरह से जोड़कर सुनिए ताकि बात आधी अधूरी न रहे। अधिक पेड़ होने से छाया और नमी बढ़ती है, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है और भूजल को स्थिर सहारा मिलता है, यानी कि रिड्यूस्ड सॉइल एरोजन एंड बेटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज। गांवों में लघु वनोपज और वृक्ष आधारित आजीविका से कमाई के रास्ते खुलते हैं, जबकि शहरों में हरियाली गर्मी के असर को कम करती है और हवा की गुणवत्ता बेहतर करती है, यानी कि अर्बन हीट मिटिगेशन एंड क्लीनर एयर। यही नहीं, बढ़ता वन आवरण भारत के क्लाइमेट गोल्स यानी कि क्लाइमेट गोल्स को हासिल करने में भी सीधा योगदान देता है। अब आगे की दिशा स्पष्ट करते हैं ताकि सुनने वाला जान सके कि काम कहां केंद्रित होना चाहिए। रोपाई के साथ सर्वाइवल रेट यानी कि सर्वाइवल रेट बढ़ाना प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राकृतिक जंगलों की कटाई रोकी जानी चाहिए। नदियों के किनारे और सार्वजनिक भूमि पर वर्ष दर वर्ष लक्ष्य तय करके पौधरोपण और संरक्षण करना चाहिए और आग तथा अवैध कटान पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए, यानी कि टारगेटेड रिवर एंड प्लांटेशंस, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। समुदाय के साथ साझेदारी को नीति का स्थायी हिस्सा बनाया जाए ताकि लाभ लंबे समय तक टिके रहें, यानी कि कम्युनिटी को मैनेजमेंट। समापन में सादा वाक्य जो पूरी तस्वीर समेटता है। भारत ने हरियाली के मानचित्र पर मजबूत छलांग लगाई है। कुल वन क्षेत्र में 9वां स्थान और वार्षिक वृद्धि में तीसरा स्थान बताता है कि विकास और संरक्षण साथ चल सकते हैं, यानी कि डेवलपमेंट विद कंजर्वेशन। अब जरूरत यह है कि संख्या के साथ गुणवत्ता भी बनी रहे ताकि यह हरियाली हमारे आज को ठंडक दे और हमारे कल को सुरक्षित बनाए, यानी कि क्वालिटी फॉरेस्ट्स फॉर अ कूलर टुडे एंड अ सेफर टुमारो। अब चलते हैं प्रभात खबर के दूसरे अहम विषय पर। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून और आर्थिक अपराध की बड़ी खबर को आसान भाषा में जुड़े हुए प्रवाह में समझते हैं ताकि श्रोता बिना अटके पूरा संदर्भ पकड़ ले। सबसे पहले तस्वीर साफ कर लें। बेल्जियम की अदालत ने कहा है कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत को सौंपने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि प्रत्यर्पण यानी कि एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है और अगला कदम औपचारिकताओं पर निर्भर करेगा। आइए अब विस्तार से इस मामले की पृष्ठभूमि समझते हैं। चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक से बड़े पैमाने की धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोप हैं, यानी कि फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग।
भारत में सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केस दर्ज किए। बाद में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। चौकसी भारत से निकलकर एंटीगा और बारबुडा की नागरिकता ले चुका था। ताज़ा कार्रवाई में वह बेल्जियम में पकड़ा गया और अदालत के आदेश से न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में है। अब अदालत के निर्णय को कानूनी भाषा से सरल भाषा में जोड़ते हैं। कोर्ट ने माना कि भारत में जिन अपराधों का आरोप है वे बेल्जियम के कानून के तहत भी अपराध हैं। इसी सिद्धांत को द्व्यपराध कहा जाता है यानी कि ड्यूअल क्रिमिनलिटी। अदालत ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी और पेश दस्तावेज प्रथम दृष्टया पर्याप्त हैं यानी कि प्राइमा फसिए एविडेंस मौजूद है, इसलिए प्रक्रिया को रोका नहीं जाना चाहिए। चौकसी की ओर से उठाए गए बचाव जैसे अपहरण या दबाव में ले जाए जाने के दावे ठोस साक्ष्य के बिना अदालत को स्वीकार्य नहीं लगे। अब आगे की राह क्या है, इसे भी स्पष्ट कर लें। बेल्जियम के कानून में ऊपरी अदालत में अपील का रास्ता खुला रहता है यानी कि अपील। यदि ऊपरी अदालत भी यही राय रखती है तो सरकारों के बीच दस्तावेजों का आधिकारिक आदान प्रदान होगा यानी कि फॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ वारंट्स, केस फाइल्स, चार्जशीट्स एंड एविडेंस। इसके बाद हैंडओवर होगा और भारत की अदालत में ट्रायल आगे बढ़ेगा। साथ ही जब्त संपत्तियों की वसूली यानी कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिकवरी की गति तेज हो सकती है। अब आम भाषा में इस फैसले की अहमियत समझें। विदेशी अदालत ने भारत की दलीलों और साक्ष्यों को भरोसेमंद माना है। इसका असर यह होगा कि आरोपी की भारत की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करना अब संभव दिखता है। यह मामला एक संकेत भी देता है कि बड़े आर्थिक अपराधों में देश बदल लेने से कानून से बच निकलना आसान नहीं होता, बशर्ते अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहयोग यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस सक्रिय रहे। इसी सिलसिले में एक छोटी तथ्य जांच भी जोड़ लें। चौकसी पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। भारत में दर्ज मामलों में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और धन शोधन जैसे प्रावधान लागू किए गए हैं। अदालतों में बार बार राहत मांगी गई, पर ज्यादातर याचिकाएं खारिज हुईं। यही कारण है कि आज का आदेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अब व्यावहारिक सवाल पर आए, कब तक और कैसे? समय रेखा अदालत और सरकार की औपचारिकताओं पर टिकती है, इसलिए सटीक तारीख कहना जल्दबाजी होगी। समझना सिर्फ इतना है कि कानूनी दिशा अब भारत के पक्ष में है और बारीकियां और दस्तावेजी जांच, सुरक्षा ट्रांजिट और अदालती कैलेंडर से तय होंगी। समापन में एक साफ वाक्य रखें ताकि श्रोता को निष्कर्ष याद रहे। बेल्जियम की अदालत ने एक्सट्रेडिशन के लिए रास्ता खोल दिया है। अपील का विकल्प मौजूद है, लेकिन मौजूदा स्थिति यह बताती है कि कानून और साक्ष्य भारत के पक्ष में मजबूत माने गए हैं, यानी कि हेडलाइन से आगे बढ़कर प्रोसेस इन मोशन है और अगला पड़ाव ऊपरी अदालत की सुनवाई और अंतर सरकारी औपचारिकताएं होंगी। अब चलते हैं प्रभात खबर के तीसरे अहम मुद्दे पर। अब सार्वजनिक सुरक्षा की खबर को आसान भाषा में समझते हैं ताकि हर श्रोता बिना रुके पूरी बात पकड़ सके। हेडलाइन है, कार्बाइड गन से हुई तबाही और 110 से अधिक बच्चों और युवाओं की आंखें घायल। सबसे पहले तस्वीर साफ कर लें। दिवाली की शाम से अगले दिन तक पटना के अस्पतालों में आंख की चोट वाले मरीज आते रहे। सरकारी संस्थान IGIMS में लगभग 50 मरीज भर्ती हुए और बाकी का इलाज निजी अस्पतालों में चला। अधिकतर घायल 19 से 22 वर्ष की उम्र के थे। एक केस में गन नहीं चली तो बच्चे ने नाल में झांका और उसी क्षण ट्यूब फट गई। दूसरे केस में ट्यूब फटने पर कार्बाइड के कण आंख में धंस गए और 2 दिन बाद भी सामने सफेदी और दर्द बना रहा। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि यह देसी पटाखा गन खतरनाक क्यों है। इसमें कैल्शियम कार्बाइड को पानी से मिलाया जाता है। यही मिश्रण गैस बनाता है जो बंद पाइप में दबाव इकट्ठा करता है। जब दबाव अचानक बढ़ता है तो विस्फोट जैसा असर होता है। ट्यूब चेहरे के बहुत पास रहती है, इसलिए सबसे पहले आंख पलके और चेहरा चोटिल होता है। डॉक्टरों ने कई मामलों में कॉर्नियल टीयर यानी कि कॉर्नियल टीयर और भीतर तक जली हुई सतह देखी है, जिसे ठीक करना कठिन होता है। अब इसे आम भाषा में व्यवहार के स्तर पर रखें। यह देसी गन सस्ती और आसानी से मिल जाती है। बाजार और सोशल मीडिया पर लगभग 100 से 200 रुपये में उपलब्ध रहती है। लोग इसे खेल समझ लेते हैं, जबकि इसका व्यवहार एक खतरनाक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जैसा है।
इसलिए एक छोटी गलती स्थायी दृष्टि हानि में बदल सकती है। अब त्वरित सावधानियां हो साफ शब्दों में सुन लें। पहली सलाह यह है कि कार्बाइड गन का उपयोग बिल्कुल न करें और घर परिवार में भी इसे सख्ती से मना करें। दूसरी सलाह यह है कि यदि दुर्घटना हो जाए तो आंख को साफ पानी से धीरे धीरे धोएं, आंख न रगड़ें। कॉन्टैक्ट लेंस लगे हों तो स्वयं न निकालें। तीसरी सलाह यह है कि बिना देर किए नेत्र रोग विशेषज्ञ यानी कि ओफ्थल्मोलॉजिस्ट से आपातकालीन जांच कराएं। दर्द, धुंधलापन या रोशनी कम लगना छोटा लक्षण नहीं होता। गोल्डन आवर यानी कि गोल्डन आवर में इलाज से दृष्टि बच सकती है। अब नीति और प्रवर्तन की जरूरत 2 सरल वाक्यों में समझें। इस तरह की देसी गन की बिक्री पर तत्काल रोक और जब्ती की कार्रवाई करनी होगी। विद्यालय कॉलोनियां और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जन जागरूकता यानी कि पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी होगी ताकि त्योहार खुशी दे और चोट नहीं। अंत में एक स्पष्ट समापन रखें। पटना में कार्बाइड गन ने आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। विज्ञान कहता है कि इसका तंत्र ही असुरक्षित है और चिकित्सा कहती है कि देर होने पर दृष्टि वापस आना मुश्किल होता है। इसलिए इस देसी गन से पूरी दूरी रखें, सुरक्षित आतिशबाजी के नियम मानें और किसी भी चोट पर तुरंत विशेषज्ञ से जांच कराएं। यही समझ आज आंखों की रोशनी बचा सकती है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर को सरल और तेज अंदाज में समझते हैं। हेडलाइन है, अमेरिका में सरकारी शटडाउन का दूसरा सबसे लंबा दौर। 22 दिनों से हजारों फेडरल कर्मचारी बिना सैलरी काम कर रहे हैं। कई लोग खर्च चलाने के लिए फूड डिलीवरी जैसे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। आइए असर को सीधा समझें। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को आवश्यक सेवाओं में गिना जाता है, इसलिए कई कंट्रोलर वेतन के बिना ड्यूटी पर हैं। FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक कई कंट्रोल सेंटर्स में भारी स्टाफिंग शॉर्टेज दिख रही है। उड़ानों में देरी और रद्द होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब नीति की स्थिति जोड़ते हैं। ट्रंप का बजट प्रस्ताव कांग्रेस में बार बार अटक रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव कई बार खारिज हो चुका है। व्हाइट हाउस का कहना है कि वे अगले हफ्ते वापसी पर फिर बातचीत करेंगे। भर्ती और प्रबंधन पक्ष भी ध्यान में रखें। प्रशासन ने FAA नेतृत्व के लिए नामांकन आगे बढ़ाने की बात कही है, मगर राजनीतिक असहमति के कारण फैसले अटके हुए हैं। इसका सीधा असर एविएशन सेफ्टी वर्कफोर्स पर पड़ रहा है। समापन सादा और साफ। शटडाउन से पेचेक्स रुके हैं, कंट्रोलर्स बिना वेतन आकाश संभाल रहे हैं और फ्लाइट डिलेज बढ़ रहे हैं। समाधान तभी निकलेगा जब बजट पर समझौता हो और वेतन तथा भर्ती सामान्य हो। अब हम संपादकीय की तरफ रुख करते हैं, जिससे आपकी समझ आधारभूत रूप से और मजबूत हो सके। हिंदुस्तान के संपादकीय से शुरू करते हैं। शीर्षक है लोक लुभावन वायदे। तारीख 23 अक्टूबर 2025। आइए इसे सरल और बातचीत वाले अंदाज में समझते हैं ताकि आम श्रोता भी पूरी बात पकड़ सके। सबसे पहले चुनावी पृष्ठभूमि साफ कर लेते हैं। बिहार में चुनाव अधिसूचना से पहले ही 2 बड़े गठबंधन लोकप्रिय कार्यक्रमों और नकद वादों की होड़ में उतर चुके थे। सत्तारूढ़ राजग सरकार ने 26 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की। पहली किस्त के रूप में लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये पहुंचे। इसके जवाब में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार आई तो जीविका दीदियों की नौकरी पक्की की जाएगी और हर दीदी को 30,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। अब एक जरूरी संदर्भ। जीविका यानी कि बिहार रूरल लाइवलीहुड्स मिशन 2006 में विश्व बैंक की मदद से शुरू हुआ। मकसद था ग्रामीण महिलाओं के स्वसहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर आय बढ़ाना और कर्ज सस्ता करना। आज करीब 1,40,00,000 महिलाएं इससे जुड़ी हैं, यानी कि यह अब बहुत सशक्त वोट बैंक है, यानी कि वोट बैंक। अब समझिए कि संपादकीय क्या कहना चाहता है। लोक कल्याण यानी कि वेलफेयर और लोक लुभावन यानी कि पॉपुलिज्म एक जैसी चीज नहीं है। लोक कल्याण वह है जो क्षमता बनाता है, जैसे बेहतर स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल और रोजगार। लोक लुभावन वह है जो तुरंत नकद या मुफ्त सेवाएं देता है पर लंबे समय का ढांचा नहीं बनाता। संपादकीय का तर्क है कि दलों को केवल नकद घोषणाओं से आगे बढ़कर अपनी पूरी योजना रखनी चाहिए। वे अगले 5 साल शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिकरण में क्या करेंगे, इसकी कीमत कितनी होगी, पैसा कहां से आएगा, ये सब पारदर्शी तरीके से बताना जरूरी है, यानी कि कॉस्टिंग और फाइनेंसिंग रोड मैप पेश करना चाहिए। थोड़ा तुलना से बात और साफ होती है।
दूसरे राज्यों में भी महिलाओं को लक्षित योजनाएं सफल हुई हैं, जैसे लाडली बहना मध्य प्रदेश, माझी लाडकी बहिन महाराष्ट्र और मुख्यमंत्री मैया सम्मान झारखंड। बिहार में भी इसी तर्ज पर कोशिश हो रही है। इधर नीतीश सरकार ने एक 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी है। स्नातक बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपये का भत्ता मंजूर किया है। बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ी है। उधर तेजस्वी का वादा है कि जिन घरों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है वहां एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। संपादकीय कहता है कि रोज नई घोषणा दिखती है, पर उनमें दीर्घकालिक सोच की कड़ी कम दिखती है। अब पैसे की बात आम भाषा में। चुनाव केवल घोषणाओं से नहीं चलते, राजकोषीय क्षमता यानी कि फिस्कल स्पेस से चलते हैं। अगर लगातार नकद योजनाएं बढ़ें और आमदनी उतनी न बढ़े तो विकास के लिए पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स दब जाता है। स्कूल, अस्पताल, सड़क, उद्योग, पार्क सब यहीं से बनते हैं। इसलिए दलों को बताना चाहिए कि वे कर प्रणाली से कितनी अतिरिक्त आमदनी लाएंगे, किस खर्च को दोहराव से बचाएंगे, कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी से निवेश बढ़ाएंगे और किस तरह लर्निंग आउटकम, हेल्थ आउटकम और रोजगार आउटपुट को नापेंगे, यानी कि आउटकम बेस्ड अकाउंटेबिलिटी कैसे लागू होगी। अब एक सख्त संकेत, दूसरे चरण का नामांकन पूरा होते ही चुनाव आयोग ने करीब 71 करोड़ रुपए जब्त किए। इसका मतलब है कि धनबल यानी कि मनी पावर का असर बढ़ा है। ऐसे में मतदाता के सामने चुनौती और बड़ी हो जाती है। उन्हें मुफ्त की भीड़ और रूप बदलते वादों के बीच सचमुच परिवर्तनकारी कार्यक्रम पहचानने हैं। अब श्रोता के लिए काम का चेकलिस्ट, पूरी तरह बातचीत की भाषा में। जब भी कोई घोषणा सुने तो 4 सवाल मन में रखें। पहला, योजना सिर्फ नकद दे रही है या क्षमता भी बना रही है, यानी कि कैश वर्स कैपेबिलिटी। दूसरा, पैसे का स्रोत साफ बताया गया है या नहीं, यानी कि हाउ टू फंड। तीसरा, 5 साल में क्या नतीजा मापा जाएगा, यानी कि मेजरेबल आउटकम्स। चौथा, अगर योजना असफल रही तो कौन जवाबदेह होगा, यानी कि हु इज अकाउंटेबल। इन 4 सवालों का सीधा जवाब मिले तो समझिए कि बात ठोस है। जवाब गोलमोल हों तो समझिए कि यह सिर्फ चुनावी लालच है। अंत में साफ निष्कर्ष, बिहार को आज त्वरित राहत भी चाहिए और कल के लिए मजबूत नींव भी चाहिए। नकद योजनाएं तात्कालिक सहारा देती हैं, पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और उद्योग ही स्थायी तरक्की देते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि मतदाता लोक कल्याण और लोक लुभावन में फर्क समझकर वोट दें। पार्टियां अगर ईमानदारी से रोड मैप दें, लागत और नतीजा दोनों बताएं और रोजगार तथा उद्योग को केंद्र में रखें तो बिहार पहली कतार की ओर बढ़ सकता है। यही इस संपादकीय का सार है। अब संपादकीय पन्ने की ओर चलते हैं और अब दूसरा संपादकीय समाचार कवर करते हैं। शीर्षक है अपनी चिकित्सा सेवा सुधारे बिहार। तारीख 23 अक्टूबर 2025। आइए इसे आसान और बातचीत वाले अंदाज में समझते हैं ताकि आम श्रोता भी पूरी बात पकड़ सके। सबसे पहले तस्वीर साफ करें। आज से 2-3 दशक पहले बिहार को पिछड़े स्वास्थ्य सूचकों के लिए याद किया जाता था, मगर हाल के वर्षों में दिशा बदली है। शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में उल्लेखनीय गिरावट दिखी। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 2001 में प्रति 1000 जन्म पर 62 शिशु मृत्यु दर्ज थीं। 2006 में यह 60 हुई और 2011 में घटकर 44 रह गई। इसका मतलब है कि बुनियादी देखभाल और टीकाकरण जैसे कदम असर दिखा रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि सिस्टम के भीतर क्या बदलाव किए गए। 2009 के बाद से स्वास्थ्यकर्मियों की क्षमता बढ़ाने पर लगातार काम हुआ। टीकाकरण, नवजात देखभाल, आपात प्रसूति देखभाल, जीवनदायिनी एनेस्थीसिया कौशल कुशल, प्रसूति सहायक और महिलाओं की नसबंदी की लेप्रोस्कोपिक सुविधा जैसे कुल 12 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। नर्स, सहायक नर्स और दाइयों को मजबूत करने के लिए अलग नर्सिंग निदेशालय बना। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएनएफपीए की सहायता से 22 एएनएम स्कूल पूरी तरह चालू हुए और यूनिसेफ ने आर्थिक और तकनीकी मदद दी। इन कदमों का सीधा असर मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा। अब भविष्य की योजना पर बात करते हैं। संपादकीय साफ कहता है कि गति बन गई है पर मंजिल दूर है। जल आपूर्ति, स्वच्छता, पोषण, शिक्षा और गरीबी में कमी जैसे सहायक अवयवों पर बड़ा निवेश होगा तो स्वास्थ्य सुधार टिकाऊ होंगे। सरल शब्दों में स्वास्थ्य मंत्रालय अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। पेयजल और शौचालय की पहुंच स्कूलिंग और न्यूट्रिशन के साथ जुड़नी चाहिए।
तब अस्पतालों पर बोझ घटेगा और बीमारी पहले ही रोक ली जाएगी। इसे प्रिवेंशन फर्स्ट कहा जाता है। अब पैसे की बात आम भाषा में। बिहार का पर कैपिटा हेल्थ स्पेंड अभी केरल के मुकाबले लगभग 1/3 है। राज्य के अपने राजस्व सीमित हैं, इसलिए योजना आयोग के हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ने सलाह दी कि बिहार जैसे राज्यों में स्वास्थ्य पर केंद्र सरकार से करीब 90% तक वित्तीय मदद मिले। मतलब यह कि अगर राज्य रोड मैप और नतीजे तय करे तो केंद्र से ज्यादा फंड मिल सकता है। मानव संसाधन सबसे बड़ी कड़ी है। सुझाव यह है कि हर 25 लाख आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य रखा जाए। इस हिसाब से बिहार को 27 नए मेडिकल कॉलेजेस और 118 नए नर्सिंग कॉलेजेस की जरूरत पड़ेगी। जिलों में जहां अब भी जिला अस्पताल कमजोर हैं, वहां मेडिकल या नर्सिंग कॉलेज जोड़कर ही डॉक्टर, नर्स और विशेषज्ञों की पाइपलाइन बनेगी। इसे वर्कफोर्स पाइपलाइन समझिए। जब कॉलेज बढ़ेंगे तो जिला अस्पतालों में शल्य रोग, स्त्री रोग, बाल रोग, एनेस्थीसिया और मेडिसिन के विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। अब बीमारी के पैटर्न पर एक सीधी बात। संक्रमण जनित रोगों के साथ अब गैर संक्रमण जनित रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, सांस की दीर्घकालिक तकलीफ और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। तंबाकू इसका बड़ा कारक है। सर्वे बताते हैं कि किशोरों और वयस्कों में तंबाकू का उपयोग बहुत ऊंचा है। इसलिए टोबैको कंट्रोल पर कड़ी सख्ती, स्क्रीनिंग और काउंसलिंग जरूरी है। स्कूलों और दफ्तरों में नो टोबैको कैंपस सख्ती से लागू होगा तो अगले 10 वर्षों में बीमारियों का बोझ कम होगा। अब इसे क्रियान्वयन की भाषा में 3 कदमों में समेट लें। पहला कदम है, पहला पड़ाव प्राथमिक स्वास्थ्य। हर पंचायत तक मजबूत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चलें। वहां टीकाकरण, गर्भावस्था देखभाल, उच्च रक्तचाप और शुगर की स्क्रीनिंग, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और दवाएं लगातार उपलब्ध रहें। यही फर्स्ट माइल है। दूसरा कदम है, दूसरा पड़ाव जिला अस्पताल। ऑक्सीजन ब्लॉक, ब्लड बैंक, आपात प्रसूति, सी सेक्शन डायलिसिस और कैंसर की शुरुआती जांच जैसे पैकेज को मानक बनाइए। हर जिले में 24 घंटे एम्बुलेंस और रेफरल लिंक रहे। तीसरा कदम है, तीसरा पड़ाव जनशक्ति और फाइनेंसिंग। नए मेडिकल नर्सिंग कॉलेज समय पर खोलिए। सेवा में लगे कर्मियों के कौशल उन्नयन के लिए वार्षिक कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन अनिवार्य कीजिए। खरीद और भुगतान समय पर हो ताकि सप्लाई चेन और निजी साझेदारी यानी कि पीपीपी चलती रहे। लोगों के काम की बात भी तय कर लें। अगर घर में बुजुर्ग या मधुमेह और रक्तचाप के मरीज हैं तो नज़दीकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पंजीकरण कराइए। हर 3 महीने में जांच कराइए। गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच एंटीनेटल केयर से जटिलताएं घटती हैं। बच्चों का टीकाकरण कैलेंडर पूरा कराइए। तंबाकू छोड़ने की कोशिश में क्विट लाइन और निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी से मदद मिलती है। अंत में साफ निष्कर्ष, बिहार ने बुनियादी स्वास्थ्य सूचकों में सुधार की पटरी पकड़ ली है। अब असली काम है गति बनाए रखना और दायरा बढ़ाना। पानी, स्वच्छता और पोषण के साथ प्राथमिक देखभाल को मजबूत करना है। जिला अस्पतालों की क्षमता और मेडिकल नर्सिंग कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ानी है। फाइनेंसिंग में केंद्र और राज्य की साझेदारी स्पष्ट रखनी है। ऐसा हुआ तो आज की प्रगति कल की सुरक्षा बनेगी। यही इस संपादकीय का सार है। अब संपादकीय पन्ने की ओर चलते हैं और अब तीसरा संपादकीय समाचार कवर करते हैं। शीर्षक है सूचना का अधिकार। आइए इसे सरल और बातचीत वाले अंदाज में समझते हैं ताकि आम श्रोता भी पूरी बात पकड़ सके। सबसे पहले यह जान लें कि आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन कोई साधारण कानून नहीं है। यह 2005 में बड़े जन आंदोलन के बाद बना और इसका मकसद सरकार से जानकारी लेने का नागरिकों का अधिकार सुनिश्चित करना है। आसान भाषा में कहें तो जनता सवाल पूछे और सरकार जवाब दे। यही जवाबदेही लोकतंत्र की जमीन मजबूत करती है। अनुमान है कि हर साल लाखों आवेदन पड़ते हैं, इसलिए यह दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पारदर्शिता कानूनों में शामिल है। अब यह कैसे काम करता है, इसे एक सांस में समझिए। कोई भी नागरिक किसी सरकारी दफ्तर से तय समय में जानकारी मांग सकता है। दफ्तर का पीआईओ यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जानकारी देता है। यदि दफ्तर मना करे या देर करे तो आप ऊपर सूचना आयोग यानी कि इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील करते हैं। आयोग का काम यह सुनिश्चित करना है कि कानून सही चले, जानकारी सार्वजनिक हो और यदि अधिकारी ने नियम तोड़ा हो तो उस पर जुर्माना लगे। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां चिंता बढ़ी है। संपादकीय बताता है कि पिछले कुछ वर्षों में 2 बड़े बदलाव हुए। पहला बदलाव 2019 में हुआ जब सूचना आयुक्तों का कार्यकाल
वेतन और सेवा शर्तें तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास चला गया। इससे आयोग की स्वायत्तता कमजोर हुई, क्योंकि जिसे सरकार नियंत्रित कर रही हो वह सरकार के खिलाफ सख्ती से आदेश देने में हिचक सकता है। इसी दौरान नए आयुक्तों की नियुक्ति अक्सर अदालत के आदेश के बाद ही हुई। नतीजा यह निकला कि आयोगों में मामले लंबित होते गए। दूसरा बदलाव 2023 में आया, जब डीपीडीपी यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून पास हुआ। इस कानून के साथ आरटीआई की धारा 8 उपधारा 1 उपबंध जे में संशोधन किया गया। अब लगभग सारी व्यक्तिगत जानकारी को खुलासे से छूट मिल सकती है। पहले नियम यह था कि निजी जानकारी तभी रोकी जाए जब उससे निजता का अनुचित हनन हो या सार्वजनिक हित को नुकसान हो। अब नई भाषा का सहारा लेकर कई तरह की सूचनाएं रोकी जा सकती हैं, जैसे बकायेदारों के नाम, किसी फैसले में शामिल अधिकारियों की पहचान, ठेकेदारों के विवरण और मतदाता सूची के कुछ हिस्से। सीधी भाषा में कहें तो पारदर्शिता का दायरा घटा है और गोपनीयता की ढाल बढ़ गई है। इसी कड़ी में एक सख्त सच्चाई भी है। जो लोग आरटीआई के जरिए भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, उन्हें धमकी, हमले और झूठे केस झेलने पड़ते हैं। बीते वर्षों में कई कार्यकर्ताओं की हत्या तक हुई। इसका असर यह है कि आम नागरिक डर जाता है और सवाल पूछने से हिचकता है, जबकि सवाल पूछना लोकतंत्र में नागरिक का सबसे बुनियादी अधिकार है। अब एक स्वाभाविक सवाल, रास्ता क्या है? उत्तर चरणबद्ध है। सबसे पहले सूचना आयोगों की स्वतंत्रता और क्षमता वापस मजबूत करनी होगी। खाली पद तुरंत भरें, बेंचें बढ़ाएं, ऑनलाइन सुनवाई तगड़ी करें और समय सीमा सख्ती से लागू करें। दूसरे, आरटीआई और डीपीडीपी के तालमेल के लिए साफ नियम बने। निजी जीवन की वास्तविक सुरक्षा रहे, पर सार्वजनिक कामकाज से जुड़ी जानकारी जनता तक पहुंचे। इसे हार्म टेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट के जरिए संतुलित किया जा सकता है। तीसरे, हर विभाग में प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर बढ़ाए। जितना डेटा वेबसाइट पर पहले से होगा, उतना कम आरटीआई लगेगी और उतना ज्यादा पारदर्शी सिस्टम बनेगा। चौथे, आरटीआई उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी तंत्र चाहिए। विसल ब्लोअर संरक्षण, गवाह सुरक्षा और थाने स्तर पर त्वरित एफआईआर की व्यवस्था भरोसा लौटा सकती है। अब श्रोता के काम की बातें बिल्कुल सरल शब्दों में। अगर आप जानकारी चाहते हैं तो पहले विभाग की वेबसाइट देखकर एसयूओ मोटू डिस्क्लोजर खोजिए। वहां न मिले तो साधारण कागज पर स्पष्ट भाषा में आवेदन लिखिए, फीस जमा कीजिए और रिसीट संभालिए। तय समय में जवाब न मिले तो पहली अपील और फिर सूचना आयोग की दूसरी अपील कीजिए। जवाब मिलते ही उसे सुरक्षित रखें और यदि भ्रामक हो तो संक्षेप में कारण लिखकर दोबारा स्पष्टीकरण मांगिए। और याद रखिए कि सभ्य भाषा और साफ सवाल हमेशा जल्दी परिणाम दिलाते हैं।